केवल नॉलेज गेन करने का ये एग्जाम। भगत सिंह तो साम्यवाद और समाजवाद से बहुत गहरी तरह से प्रभावित। उनकी लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ जितनी थी उससे ज्यादा वो लड़ाई उनकी समाज में फैले अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम का मतलब है सोशल जस्टिस। जब कम्युनिस्ट आ गए, समाजवादी आ गए, कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी आ गए और कांग्रेस के बाहर भी समाजवादी थे, सरकार पर भी दबाव पड़ा। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स वो होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून के दायरे में रहकर की जाए। नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो in which I will discuss a very important area. सिविल सर्विसेज की तैयारी में इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारी तैयारी सही लाइन पे, सही ट्रैक पे रहे। अगर तैयारी बिखरती है, आप समझते हैं बिखरना, अगर तैयारी हैफेजर्ड है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। केवल नॉलेज गेन करने का ये एग्जाम नहीं होता, इसमें हमारी नॉलेज को, हमारे ज्ञान को हमें व्यवस्थित भी रखना होता है। जो भी नॉलेज है, मान लो रेलिवेंट नॉलेज भी है, उपयोगी ज्ञान भी है, वो ज्ञान आप किस तरह से समेटते हैं। नहीं तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे घर बिखरा हुआ है, किताबें बिखरी हुई हैं, सामान बिखरा हुआ है, तो फिर उसको कैसे समेटें, इससे कंफ्यूजन ही हो जाएगा। आज आपको एक ऐसे क्षेत्र की ओर ले चल रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है कि उस क्षेत्र को हम कैसे उसकी स्टडीज को समेटें, हाउ टू स्ट्रीमलाइन द स्टडीज ऑफ दिस एरिया। और वो क्षेत्र है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसे फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चले। नेशनल मूवमेंट 1947 तक चला और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी, संवैधानिक विकास भी चलता रहा। इसको कैसे व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल का महत्व सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा है। 6-7 क्वेश्चन अकेले फ्रीडम स्ट्रगल से ही एग्जाम में रख दिए जाते हैं। और कहीं कहीं तो जैसे झारखंड है या यूपी है या एमपी है, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं तो फिर उससे हमारा जो पॉलिटी को समझने का भी एक बैकग्राउंड बन जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दिस वीडियो कम्स इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिस्ट्री। आई एम ओपी सिंह। यह वीडियो जनरल स्टडीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। शुरुआत 1885 से मानी जाती है विद द फाउंडेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब जानते हैं 1885 टू 1905 तक आते आते नेशनल मूवमेंट का जो साइज था वो बढ़ गया था, इसकी डायमेंशंस अब बढ़ गई थी। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है इस मूवमेंट का इस दौरान मॉडरेट कैरेक्टर है। इसे हम नरम दल भी कह सकते हैं और इसको हम सॉफ्ट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, 1885 में फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत एक साथ तो नहीं हो जाएगी। 1885 से पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, फोर्सेस थे। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो उन कारकों और परिस्थितियों का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। कांग्रेस से पहले भी छोटे मोटे प्रयास हो रहे थे, क्षेत्रीय स्तर पर भी हो रहे थे, अखिल भारतीय स्तर पर भी हो रहे थे, ऐसी एसोसिएशंस बन रही थी, उन सब का भी हमें यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा। मॉडरेट पॉलिटिक्स को अगर हम शॉर्ट में समझें तो इट इज नोन टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स वो होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून के दायरे में रहकर की जाए। ये लोग हाईली इंटेलेक्चुअल थे, इन्हें हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कह सकते हैं जो पढ़े लिखे थे। केवल इस तरह की राजनीति करते थे कि वो सरकार के समक्ष रेजोल्यूशंस रखते थे, सरकार के समक्ष मांग पत्र रखते थे। अगर मांगें पूरी नहीं होती थी जैसा कि होता था तो उसका फिर वो मेमोरेंडम रखते थे। हर साल रेजोल्यूशन पास किए जाते थे, भाषण दिए जाते थे, फिर ये अपने अपने घर चले जाते थे और फिर अपने अपने काम में
लग जाते थे। तो ये एक रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स का दौर है, रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स का दौर है। यानी ये चाहते थे कि भारत के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में, समाज में, राजनीति में, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स हो जाएं। सरकार से इसी तरह की मांगे करते थे। 1905 में जो पॉलिटिक्स आते आते जो बनी, वो ये बनी कि यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल ने भारत की जो सोई हुई ऊर्जा है उसको जागृत कर दिया। इट किंडल्ड द लेटेंट एनर्जी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तब पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि हम राजनीति के एक नए स्वरूप का भी लाभ उठा सकते हैं। दैट वाज द एक्टिव पॉलिटिक्स। ये एक्टिव पॉलिटिक्स हम इसे मानेंगे, इसे हम एग्रेशन मानेंगे। और यहीं से हम भारत में जो एक्सट्रीमिज्म है, जिसे हम गरम दल मानते हैं, उसकी शुरुआत हो गई। गरम दल की शुरुआत इसमें हुई। एक तो एक्सट्रीमिज्म इसका कैरेक्टर है। एक्सट्रीमिज्म कहां से कहां तक? 1920 तक। 1920 तक एक्सट्रीमिज्म इसका मेन कैरेक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ मॉडरेट्स भी डटे रहे। 1907 में सूरत विभाजन हुआ, एक्सट्रीमिस्ट को उससे बाहर निकाल दिया गया कांग्रेस से। उसके बाद 1916 में दोनों धड़े फिर से मिल गए। तो इस पॉलिटिक्स को हम मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और फिर इसके बाद मॉडरेट दब गए और फिर से एक्सट्रीमिज्म आ गया। तो हम इसे कुल मिला के कह सकते हैं इट वॉज ए मिक्स कैरेक्टर ऑफ एक्सट्रीमिज्म एज वेल एज मॉडरेट पॉलिटिक्स। और इसी के साथ रिवॉल्यूशनरीज का भी आगमन हुआ। रिवॉल्यूशनरीज एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट का ही एक स्वरूप है। भारत के बाहर भी थे, भारत के अंदर भी थे। इन्होंने भी इस काल के संघर्षों को अपने कार्यों से प्रभावित किया। और फिर ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो एक तरह से कुछ ना कुछ लॉलीपॉप लेकर आती थी। इनको भी दिया गया था 1892 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाला जाता है। और इनको भी दिया गया 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स लाए गए, जो कि मॉडरेट जो पॉलिटिशियंस थे उनको खुश करने के लिए थे और मुस्लिम लीग को भी खुश करने के लिए थे। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा विभेद भी पैदा हुआ जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई ढाका में। और यहाँ से मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स अलग हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्लिम लीग का मोहभंग सरकार से हुआ और फिर से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आ गए जब कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। इस तरह से हम जब आगे चलते हैं तो ये इस तरह इसका और एक्सटेंशन हुआ फ्रीडम स्ट्रगल का। अब इस दौर में जो ये दौर है 1905 से 1920 का जो दौर है, इसे हम 1920 का दौर कहते हैं। 1905 से 1920 तक के दौर में फ्रीडम स्ट्रगल का कोई ब्रांड नहीं है। अगर हम इसको कहें एक्सट्रीमिस्ट तो ये भी गलत है, अगर हम कहें इसे रिवॉल्यूशनरी फेज तो ये भी गलत है, और हम इसे मॉडरेट फेज कहें तो ये भी गलत है। इस फेज पर वर्ल्ड वॉर का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918 लड़ा गया था और इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। इसके प्रभाव का आलम यह था कि 1919 में भी एक रिफॉर्म्स भारत को उसका बेनिफिट मिला। भारतीयों को खुश करने के लिए सरकार ने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। और इस फेज का समापन इस नोट के साथ होता है। 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ और उनका तेजी से भारत की राजनीति में उदय होता है। और 1920 तक आते आते वो कांग्रेस के और राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो आप इस फेज को कोशिश ये ना करें कि इसको हम एक कैरेक्टराइज कर दें। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कैरेक्टराइज द फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1905 टू 1920। तो आपको ये सारी प्रवृत्तियां बतानी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से यहां तक आते आते और यहां से यहां तक आते आते फ्रीडम स्ट्रगल का जो नैसर्गिक चरित्र है
वो बदल रहा था। नाउ द लोअर मिडिल क्लासेस हैड बीन गेनिंग एंट्री इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल। अब युवा मध्यम वर्ग के लोग बड़ी संख्या में फ्रीडम स्ट्रगल में भागीदारी कर रहे थे और स्त्रियों में भी, महिलाओं में भी काफी चेतना जागृत हो गई थी। 1920 तक आते आते बहुत सारी चीजें बदल रही थी। अब हम इसको आगे लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इस तीसरी फेज का, 1920 से लेकर और 1940। 1920 में जो हमने बताया है, जो इसका मेन कैरेक्टर है 1920 की फेज का, वो है गांधीज राइज। किसी व्यक्ति का राजनीति में उदय समाज के लिए और राष्ट्र के लिए किस तरह से एक तरह से नया ट्रेंड बन सेट करता है, वो इससे अच्छा कोई उदाहरण इतिहास में, भारतीय इतिहास में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1920 to 1940 does have the imprint of the personality of महात्मा गांधी। ये जो है, ये लास्ट जो इसका जो सर्किल का वो है लास्ट वाला, ये महात्मा गांधी की पर्सनालिटी का ही इफेक्ट। यहां तो इंटेलिजेंस क्लास थी, फिर यहां मध्यम वर्ग आ गए, है ना, और फिर यहां पर मासेस पार्टिसिपेट किए। बेसिक कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी वाज द इन्वॉल्वमेंट और इंक्लूजन ऑफ द masses, common people, peasants, craftsmen, workers, Muslims, untouchables और deprived classes जिन्हें दलित कहते हैं, इन वर्गों की भागीदारी को जो सुनिश्चित करने का काम गांधी जी ने किया था, वो कोई और दूसरा नहीं कर सका था अब तक। तो 1920 से 1940 तक भारत की राजनीति का जो चरित्र है वो बदल रहा था, और चरित्र बहुत ज्यादा बदल रहा था। छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट वाज ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को इतने छोटे वीडियो में समझाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहां बता देता हूं कि 1920 तक भारत में केवल पॉलिटिकल फ्रीडम की बात होती थी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि हमारे जो स्वाधीनता संघर्ष का पूरा जो जोर था वो इस बात पर था कि ब्रिटिश हमें स्वराज दे दो। उसके लिए होम रूल मूवमेंट चलाया गया, स्वराज की बातें कही गई, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम के बियॉन्ड हमारे उस समय तक के नेता थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था। It was for the first time that Gandhi ji thought of the freedom in a broader context. Freedom का मतलब है freedom from exploitation. Freedom का मतलब है social justice. Freedom का मतलब है economic justice. Political freedom तो ये हो गई कि अंग्रेज यहां से देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन social freedom, economic freedom का मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोगों को रोजी मिले, रोटी मिले, लोगों को जीने का अधिकार मिले, कैसी डिसेंट लिविंग मिले। फ्रीडम का मतलब यह है। इसीलिए इस फेज का सबसे जो पॉपुलर ब्रांड बनता है वो है प्रोग्रेसिव। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये प्रोग्रेसिविज्म, प्रगतिशील जो ब्रांड है फ्रीडम स्ट्रगल का, ये केवल गांधी जी द्वारा ही प्रमोट नहीं किया गया। भारत में जब समाजवादी विचारों का तेजी से प्रचार हुआ, खास तौर से तब जबकि 1917 में रशिया में एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गई थी, इसे हम रशियन रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होने के बाद कई ऐसे दबाव पैदा हुए अंदर के और बाहर के, उन दबावों ने भारत पर भी अपना दबाव बनाया और भारत की राजनीति पर भी उसका प्रभाव पड़ा। भारत में वामपंथ का उदय यहीं से माना जाता है। जब कम्युनिस्ट आ गए, समाजवादी आ गए, कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी आ गए और कांग्रेस के बाहर भी समाजवादी थे, सरकार पर भी दबाव पड़ा और वैसे भी राष्ट्रीय आंदोलन पर भी दबाव पड़ा। तो हम खड़े हैं 1920 में। 1920 से
1930 तक हम जब जाते हैं और 1930 में खड़े होते हैं, तो वहां पर सवाल ये खड़ा होता है हो गया कि भाई जो आजादी है उसका मतलब क्या है। जिस आजादी की बात कर रहे हैं, जिस स्वराज की बात कर रहे हैं, जिस पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, उसका आखिर मतलब क्या है। उसका मतलब क्या जस्टिस नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो ये जो सोशल जस्टिस की बात है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। 1920 में जब महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया था, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, तो गांधीवाद की धूम थी, हर जगह गांधी बाबा की जय हो रही थी। और उस समय गांधीवाद का बड़ा जोर था, सहयोग करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कही गई, बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हुई, बहुत कुछ हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लेकिन फिर सब टाइम फिश हो गया, चोरी चोरा की घटना हुई और आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो 1920 में आपने नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद कथाकार भी हुए हैं और उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने अपनी रंगभूमि लिखी थी। और रंगभूमि पर गांधी जी के आदर्शवाद का, गांधी जी के आइडियलिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है। गांधी जी के आदर्शवाद से बड़े प्रेरित होते थे। रंगभूमि नोवेल में एक सूरदास है जो अंधा व्यक्ति है, वो गांधी जी के आदर्शवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, एक व्यक्ति, एक लेखक, एक व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी में कालांतर में परिवर्तन आता रहता है। जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज प्रोग्रेस करता है, समस्याएं आती हैं, तो उसी संदर्भ में जब हम सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इन्हीं रंगभूमि के लेखक ने 1936 में अपना गोदान लिखा। क्या नाम लिखा? गोदान नोवेल लिखा। और उस गोदान में समाजवाद की झलक मिलती है। गोदान के जो मुख्य चरित्र हैं वो गोबर है और उसमें वो प्रश्न पूछता है कि हम ऐसे ही रहेंगे क्या पीढ़ी दर पीढ़ी? हमारे यहाँ गरीबी रहेगी, भूखमरी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, क्या हम महाजन के, क्या हम जमींदार के तलवे ही चाटते रहेंगे? तो दिस चेंज was along the line of transition from Gandhian idealism to the realism. This era is known for the idealism of Gandhi. यहां की यात्रा हुई गांधीवाद के आदर्श। यात्रा का एंड हुआ प्रोग्रेसिविज्म में, प्रगतिवाद में। प्रगतिशील युग आ गया और पूछा जाने लगा स्वाधीनता का मायना। पूछा जाने लगा कि अंग्रेज जाएंगे जब भारत से तो उसके बाद क्या होगा भारत की राजनीति का स्वरूप। पूछा जाने लगा सवाल कि भारत में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे बहाल होगा। जब तक लोगों के पास रोजी रोटी नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या मतलब है, क्या मायना है। और इसीलिए प्रेमचंद ने 1936 में एक प्रगतिशील लेखक मोर्चा बनाया जिसमें जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, जिसमें थे अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिसमें कैफी आजमी थे, शबाना आजमी के फादर, ऐसे बहुत सारे कवि थे, लेखक थे जिन्होंने प्रगतिशील मोर्चा का गठन किया था। इस दौर की जो राजनीति है उस दौर में हम ये देखेंगे कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ। और इस फेज में रिवॉल्यूशनरीज हुए, भगत सिंह जैसे। भगत सिंह ने भी यही सवाल पूछा। भगत सिंह तो साम्यवाद और समाजवाद से बहुत गहरी तरह से प्रभावित थे। उनकी लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ जितनी थी उससे ज्यादा वो लड़ाई उनकी समाज में फैले अत्याचार के खिलाफ थी, शोषण के खिलाफ थी। तो इस युग में ट्रेड यूनियन मूवमेंट आ गया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, दलितों की भागीदारी बहुत बढ़ी। तो आंदोलन का जो यहां मोनोलिथिक कैरेक्टर था, मोनोलिथिक कैरेक्टर, एक रूप जो चरित्र था 1885 में, वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ 1905 तक आते आते, और उसके बाद उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन फिर 1920 से आरंभ हुआ। और यह परिवर्तन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस राजनीति पर गांधी जी के व्यक्तित्व की छाप तो है ही। गांधी जी ने पहली बार लोगों को जन आंदोलन की शक्ति से अवगत कराया। 1920 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो बड़े बड़े जन आंदोलन चलाए गए। उन्होंने भारतीय समाज की सोई हुई शक्ति को जागृत कर दिया।
इस तरह के जन आंदोलन भारत में पहले नहीं चलाए गए थे। तो ये इसका कैरेक्टर है। और फिर लास्ट फेज इसमें हम देखेंगे 1940 से लेकर 47 तक है, 47 तक है। इस फेज में इसके 3 पॉइंट हैं। एक तो गवर्नमेंट, पहला है सरकार, और दूसरा है कांग्रेस आईएनसी, और तीसरा है मुस्लिम लीग। ये पॉलिटिक्स, इन तीनों के बीच में रस्साकशी की पॉलिटिक्स है। सरकार द्वारा कई तरह के समाधान भारत की संवैधानिक समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रस्तुत किए गए। उन समाधानों पर चर्चा हुई, सब हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा। कहीं कहीं कांग्रेस भी विरोध करती थी। तो इसमें कई तरह की योजनाएं दी गई, जैसे अगस्त प्रस्ताव आ गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन 1942 में। और इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। इनके बीच में एक और आया था जिसे वेबल प्लान कहते हैं, वेबल प्लान। तो प्रयास किए गए सरकार द्वारा कि विश्व युद्ध के दौरान भारत में ट्रांजिशन ऑफ पावर की एक बैकग्राउंड जम सके। लेकिन इतना जरूर है कि इन 7 सालों में, खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने यह सोच रखा था कि भारत को आजाद नहीं करना है। अंग्रेजों के मन में यह था कि भारत को हम तब तक नहीं अपनी पकड़ ढीली करेंगे भारत में जब तक कि ये युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा। मन में बिल्कुल स्पष्टता थी कि हम भारत को बिल्कुल भी आजाद नहीं करेंगे जब तक कि विश्व युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा। और विश्व युद्ध खत्म हुआ है, और फिर विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने एक के बाद दूसरे ऐसे कई उपाय किए, और फिर 1947 में भारत आजाद हो गया। इसी बीच में 1935 का अधिनियम आया था। 1935 का अधिनियम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभावों का ही परिणाम था। सरकार के ऊपर दबाव भी होते थे, और सरकार उल्टे कांग्रेस के ऊपर, भारतीय राजनीतिक दलों के ऊपर उल्टा दबाव बनाने का भी प्रयास करती थी। फूट डालो और राज करो की नीति भी सरकार अपनाती रहती थी। इस तरह से हम फ्रीडम मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, इन प्रवृत्तियों का ध्यान रखेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनेगा तभी आप तथ्यों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताया कि 1920 से 40 की जो फेज है, अवस्था है, उसमें समाजवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की लड़ाई थी। धीरे धीरे कांग्रेस पर भी उस चीज़ का असर पड़ा था। एग्जाम्पल के लिए 1931 में मार्च के महीने में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, और उसमें कांग्रेस ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के लोगों को आज़ाद होने के बाद उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, और साथ ही साथ मिनिमम इकोनॉमिक प्रोग्राम की भी हम गारंटी देते हैं। मजदूरों, किसानों, कारीगरों के लिए हम काफ़ी काम करेंगे। इस तरह से कांग्रेस के आंदोलन पर समाजवाद के विचारों की एक गहरी छाप धीरे धीरे पड़ती जा रही थी। कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी थे, बाहर भी समाजवादी थे। अंदर के समाजवादी भी जोर लगा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे, और बाहर के समाजवादियों का भी प्रभाव कांग्रेस के ऊपर था। तो इस तरह से हम इस राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। केवल रटने से राष्ट्रीय आंदोलन ढंग से आप तैयार नहीं कर पाएंगे। With this, I conclude this video. Thank you for being with me. Thank you very much. Take care.